Today, let us do some questions on dual nature of light from book NCERT Exemplar. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 11.1 का. ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h. The de Broglie wavelength of the particle as a function of height is proportional to. So you have to find a function of wavelength with respect to height h. तो आपको मालूम है de Broglie wavelength, matter wavelength lambda is related to momentum of the particle h by p. एक तरफ आपका पार्टिकल एट्रीब्यूट है, मोमेंटम है, दूसरी तरफ आपका वेवलेंथ है. तो हमें रिलेशनशिप ऑब्टेन करना है h का और वेवलेंथ का. h को वेवलेंथ से हम कैसे जोड़ेंगे? h को तुम एनर्जी से जोड़ सकते हो. जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. यहां पे आपका h आ गया. एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप होती है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो देयरफॉर यू कैन से दैट एट लोएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh. तो आपके पास पहला तो ये इक्वेशन है, de Broglie वेवलेंथ की इक्वेशन है जिसके राइट हैंड साइड में मोमेंटम है. दूसरी ये इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की. अब इस मोमेंटम को हम रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे टर्म से जिसमें काइनेटिक एनर्जी पड़ता हो. तो हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अब आप लेफ्ट हैंड साइड में काइनेटिक एनर्जी है और राइट हैंड साइड में अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं और मास से डिवाइड कर देते हैं, देन यू गेट mv होल स्क्वायर बाय 2m. मतलब मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर momentum is equal to root under 2m kinetic energy. So now from equation 1 हमने लिखा हुआ है lambda from 1, lambda is equal to h upon p. p is equal to root under 2m kinetic energy. And you have to obtain relationship between height and wavelength. And so, therefore, wavelength is equal to h upon root under 2m and kinetic energy from here, kinetic energy is equal to mgh. So, this will become m square gh. तो आपका रिलेशनशिप आ गया लेमडा और हाइट के बीच में. लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू, you can say proportional because here Planck's constant is a constant, mass is a constant, acceleration due to gravity is a constant. So lambda is proportional to 1 by h power 1 by 2 and therefore lambda is proportional to h power minus 1 by 2. तो ये आपका हो गया B. यहाँ इसको D ऑप्शन लिख ले. D ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. 11.1. Now next question. So next question. The wavelength of a photon. Now photon is a light, EM radiation. अब इसमें पार्टिकल वेव की de Broglie wavelength की कोई जरूरत नहीं है. When it is photon, then it is EM radiation. और EM radiation की एनर्जी की जो एनर्जी का इक्वेशन है E is equal to h nu. दूसरा अब ये आपका इक्वेशन हो गया.
अब आप de Broglie वेवलेंथ का इक्वेशन वैसे नहीं लिखेंगे। अब एनर्जी और वेवलेंथ का ये रिलेशनशिप है SE अपॉन लैम्डा। Needed to remove a proton from a nucleus which is bound to the nucleus with 1 mega eV energy is nearly. So wavelength, you have to find wavelength. Now energy is equal to hc by lambda I have written here. तो एनर्जी आपकी दी गई है, एनर्जी है 1 MeV। M it means 10 to power 6 मेगा 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, और H की जो वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो सारा कुछ हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें वेवलेंथ की जरूरत है, लेकिन यहाँ एक चीज और हम नोटिस करेंगे कि आपका ये सारा जो राइट हैंड साइड का यूनिट है ये SI सिस्टम में है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम सबसे पहले जूल में बदलेंगे। ये एनर्जी जूल में कैसे होगी, बदलेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, एंड देयरफॉर लेम्डा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। 6.63 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -26, 34 में से 8 अगर माइनस कर लेते हैं तो 22 + 4 26, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 इंटू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो इस तरह से जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, सिंप्लीफाई करने पर 1.24 इंटू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर आ जाता है। सिंप्लीफाई आप अगर करते हैं तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। 11.3 Consider a beam of electrons incident on a metal surface kept in an evacuated chamber. एक आपका मेटल सीट है, उस पे इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे इंसिडेंट करती है। Then the number no electron will be emitted as only protons can emit electrons. This is the first option. Second, electrons can be emitted but all with an energy E0. Third option, electrons can be emitted with any energy with a maximum of E0 minus phi, where phi is work function. And last option, electron can be emitted with any energy with a maximum of E0. तो आपके इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल एनर्जी है E0 है, एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फोटोन। फोटोन जब आपका किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो पहले वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होता है जो कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाउंड रहता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी हमें माइनस करना होता है। ये हम फोटोन के केस में करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स in elastic way. The collision is elastic collision, and in elastic collision energy is conserved. तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल मैक्सिमम एनर्जी है, कोलाइड करके और सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन से जाके इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ गया, इमिट हो गया, एंड दिस कोलिजन इज इलास्टिक. So initial energy must be equal to final energy if it is not lost any way.
तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है? मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए ई नॉट, द इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका फोटोन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल एंड इट इज कोलाइडिंग in elastic manner. There is elastic collision. Now 11.4, consider figure in the NCERT textbook. टेक्स्ट के एक फिगर को हमें याद करना है. For class 12, suppose the voltage applied to A is increased, the diffracted beam will have the maximum at a value of theta, that is. So you have to establish a relationship between theta and voltage. Okay. So ये आपका क्या है? ये आपका मैटर पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, तो de Broglie wavelength lambda is equal to h upon p. और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको जब एनर्जी में आप कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी आपकी कितनी हो गई? एनर्जी आपकी हो गई 2m के ई, और एनर्जी आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी. तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन √2m एंड एनर्जी कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2m eV. यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका eV आ गया. एनर्जी इज इक्वल टू eV. वी नो दैट पोटेंशियल V is equal to work done per unit charge. If charge is charge on electron, then work done divided by electron. And what is work done? Work done is equal to energy. तो आप एनर्जी को लिख सकते हैं EV. इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी के जगह पे EV हमने डाल लिया. So wavelength is related to potential in this way. अगर आप सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू पुट कर दें, h आपका हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इलेक्ट्रॉन का मास हुआ. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर -19. तो इस तरह से सारे अगर कांस्टेंट का वैल्यू आप पुट कर देते हैं, देन यू विल ऑब्टेन wavelength is equal to 1.227 divided by √v नैनोमीटर. तो इस तरह से आपने वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप ऑब्टेन कर लिया. इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगर आप याद करें ब्रैग्स लॉ, कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो किस तरह से किसी एक डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड हो जाता है. तो सपोज कीजिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट कर रहा है मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस को आप क्रिस्टल समझ सकते हैं. देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स, मेटेलिक क्रिस्टल्स. तो इलेक्ट्रॉन की बीम हो सकती है कि पहले सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो जाए और दूसरे सरफेस पे जाके वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए. तो यहाँ हमें हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है, द डिफ्रैक्टेड बीम विल हैव द मैक्सिमम. वी हैव टू फाइंड डिफ्रैक्टेड बीम वेयर डिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमा व्हाट वी हैव टू डू? फॉर मैक्सिमा the path difference for interference is equal to n lambda. तो सबसे पहले हम यहाँ पाथ डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे. यहाँ तक और यहाँ तक पाथ सेम है, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों पाथ भी सेम है, ये पाथ सेम है, ये पाथ सेम है. सो दिस इज योर
पाथ डिफरेंस, ये जो छोटी सी लंबाई रह जाती है, दिस इज योर पाथ डिफरेंस। ठीक है, फिर तो हम इस पाथ डिफरेंस को निकाल लें। यहां आप देखेंगे इस वाले रेडिएशन का, इस वाले रे का ये परपेंडिकुलर है, इसका ये रे परपेंडिकुलर है, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये है। तो दो परपेंडिकुलर के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर के बीच की एंगल भी थीटा होनी चाहिए। ये जो एंगल है, दिस इज थीटा, देन दिस एंगल ऑल्सो इज थीटा। थीटा एंगल आपकी हो गई। अब हम यहाँ ये जैसा उसका परपेंडिकुलर निकाल ले में, वी नो दैट साइन थीटा is equal to perpendicular if this path is equal to x. So perpendicular x by hypotenuse. Hypotenuse, let the distance between two layers of the metallic crystal is d. तो ये आपका hypotenuse d हो गया. So what is x? x is equal to d sin theta. तो आपका जो पाथ डिफरेंस है 2x है। सो सपोज पाथ डिफरेंस इज डेल x। सो व्हाट इज डेल x? देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल x इज इक्वल टू x प्लस x, 2x means 2d sin theta. So this is how path difference is related to sin theta, and we know that for maxima the path difference would be equal to n lambda. तो हम लोग थोड़ा सा ये क्लियर कर लें। So for maxima del x should be equal to n lambda, and it implies that n lambda is equal to 2d sin theta. So this is how lambda is related to theta. अब यहाँ आपका क्वेश्चन है the diffracted beam will have the maximum at a value of theta that, यहाँ उसके suppose the voltage applied to A is increased. अगर यहाँ वोल्टेज आप बढ़ा देते हैं और यहाँ आप लेमडा के बजाय यहाँ पे रख ले, क्या रख लेंगे? 2d sin theta by n. तो वोल्टेज ये डिनोमिनेटर अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये थीटा का क्या होगा? They are inversely related. Sin theta is inversely proportional to root under पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर बढ़ाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू घटेगी। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, विल बी लेस देन द अर्लियर वैल्यू। सी इज द राइट ऑप्शन। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 1.5 थोड़ा सा क्लियर कर लूं। A proton, a neutron, an electron, and an alpha particle have same energy. Then their de Broglie wavelengths compare as, which is the right option? तो ये कहा गया कि एनर्जी सेम है। जैसे यही हम अगर इक्वेशन ये ले लें, लेमडा का लेमडा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m ke। तो यहां आप देखेंगे के सेम है, प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम, सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m। जिस क्वांटिटी का मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ छोटा होगा। अब हम जैसा देखें कि किन किन क्वांटिटी का मास कैसा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो नियरली मास सेम है, तो ये सारे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ
ये ऑप्शन यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ऑप्शन अगर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कम है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि आपका a proton, a neutron, an electron and alpha particle. Alpha particle has mass greater because alpha particle is actually helium nucleus, helium with 2 atomic number and mass number 4. तो इसका mass number बढ़ गया अल्फा पार्टिकल का, तो मास ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होना चाहिए। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉलर देन wavelength of proton and neutron. Proton and neutron has nearly same mass, nearly. तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। हालांकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एरर है, हमने इसे सुधार दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है एंड इट शुड हैव लार्जर वेवलेंथ। तो ये आपका होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन is equal to wavelength of neutron and it should be smaller than wavelength of electron because electron should have greatest wavelength. उसकी मास छोटी है तो वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इस सब ये वाली हम लोग देख लें। 11.6 velocity is given of an electron and is in a magnetic field. Magnetic field में इलेक्ट्रॉन है। Then its de Broglie wavelength. Now wavelength lambda can be correlated to velocity because P momentum is equal to mv. तो एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, इट एक्वायर्स इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है, देन इट विल एक्वायर ए सर्कुलर पाथ अटेन कर लेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एग्जीक्यूट करने लगेगा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में we know that velocity remains constant. V is constant. तो जब V constant है, सेम चार्ज का मास constant है, Planck's constant, everything is constant. So wavelength should remains constant. wavelength नहीं बदलेगा। उसी तरह से जरा क्वेश्चन नंबर 11.7 हम लोग देखें। An electron mass given m with an initial velocity दी गई है, is in an electric field दिया हुआ है। electric field is equal to minus E naught I and velocity is equal to V naught I। अब जरा हम लोग इस चीज को नोटिस करें। हमें मालूम है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फ्लो करता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस आई के कैप की तरफ है, तो इधर अगर प्रोटॉन रहता तो वो फ्लो करता। लेकिन आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है। सो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर डायरेक्शन? इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। इट्स वेलोसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा आफ्टर टाइम t? तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोटॉन एक्सेलरेट करता है बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू E into E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ प्रोटॉन एक्सेलरेट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एस्टेब्लिश कर लिया कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट आपका कर रहा है। तो आफ्टर टाइम t
what will be its velocity? So let us first of all find the velocity of electron after time t using Newton's equation. v is equal to u plus at. इनिशियल वेलोसिटी दी गई है v नॉट प्लस a. व्हाट इज a? तो a को हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. आप इस चीज को देखें जरा. फोर्स इज इक्वल टू ma. ma इज इक्वल टू ई. यहां से a आपका निकल आया. a इज इक्वल टू ई कैपिटल E बाई m. और वही e का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे. e बाई m इंटू टी. तो यहां से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है. निकालना हमें क्या है? इट्स डिब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम टी इज गिवन बाय. टाइम टी में इसका डिब्रॉय वेवलेंथ क्या है? तो हम इक्वेशन यूज करेंगे. जरा सा यहां स्पेस मैं ले लूं. we know that wavelength is equal to p upon Planck's constant. okay, h upon p. p मतलब मोमेंटम हो गया. mv. and after time t and at initial time, let me write both the momentum. p0 is equal to mv naught and p at time t is equal to mv. So therefore lambda is equal to h by m into, यह भी आपका आया है v नॉट प्लस ई m by t. ई by m into t. यहां से हम v नॉट कॉमन अगर ले लें, therefore lambda is equal to h by m v नॉट. हमने v नॉट को कॉमन ले लिया. तो जब कॉमन लिया है, कैसे लिया है? एक्चुअली यहां v नॉट से मल्टीप्लाई करें और v नॉट से डिवाइड करें. v नॉट को हम अंदर ले जाएं तो यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ आपका हो जाएगा ई बाई m v नॉट इंटू टी. और m v नॉट is equal to p naught, initial momentum. h by initial momentum means initial wavelength. तो अब हम लिख सकते हैं wavelength का इक्वेशन. wavelength is equal to initial wavelength divided by 1 plus e t by m v naught. तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है आपका. ए है आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन.